वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 अध्याय 3 अशोक के फूल के गद्यांश को देखेंगे। तो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले। आइए हम देखते हैं कि गद्यांश आधारित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत आवश्यक है, जो 6 मार्क्स का होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है। अगर एक क्वेश्चन हो जाता है तो आपको 6 नंबर तो मिलना तय है। तो आइए देखते हैं पहले गद्यांश के माध्यम से। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर और पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्य गर्मा में संकलित हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए ये कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य वर्ण्यम में और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति के सहिष्य है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प का सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन पर उतार फेंका गया था। 5 क्वेश्चन, लेखक ने इसे विचित्र नाटकीय व्यापार कैसे बताया। अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता था। अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया। लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया था। दूसरे गद्यांश के माध्यम से हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसे उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक के साथ उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। द्विवेदी जी कहती हैं संसार बहुत बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जो उनके स्वार्थ के लिए सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने के से यदि कोई वस्तु उपेक्षित होती है तो उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना जाता है। अशोक को विस्मृत करने का आधार और स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। लेखक ने दुनिया को किस तरह व्यवहार बताया है। लेखक ने दुनिया को व्यवहार इस तरह बताया कि वह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ के लिए सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। अशोक के सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा गया। तीसरे गद्यांश के माध्यम से हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा के हजारों वार्षिक का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की ये जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचरों विश्वासों उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने
समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग रूप है। देश और जाति की प्रसिद्धि संस्कृति केवल बात की बात है। प्रयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, न वही लिखना है अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आपको अपने शब्दों में लिख लेना है। तो अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य में जो जिजीविषा है वह अत्यधिक निर्मम और मोहमाया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे उन सबको रौंदती हुई वह सदैव आगे बढ़ती चली गई है। मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया है कवि ने, लेखक ने? मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है कि वह सभ्यता और संस्कृति तथा मोहों को रौंदती चली आ रही देश की जाति और शुद्ध संस्कृति को बात की बताया गया है। वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। चौथे गद्यांश के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें संदेश देना चाह रहे हैं, उस संदेश को देखते हैं। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त को इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ये एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा। किसी भी गद्यांश के लिए अगर चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद रहेगा तो 2 नंबर तो दे ही की जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं पंडित अर्थात विद्वता भी एक भार है। यह जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबाती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य का विनाश करने का कारण होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे समक्ष है। उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। अशोक को देखकर कौन उदास होता है? उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। अशोक पुराने चित्त को देखने वाला उदास होता है। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करेगा। प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में समभाव से रहना चाहिए। बस आज के लिए बस इतना, बात करेंगे।